नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मनीष, प्रियंका, सरोजनी, दीपक, अभिषेक, पायल, रिया, कृष्णा, ज्योति, शिवम, अमित, मोहित, फरहा, एनके सिंह, नूर अहमद, पवन, अभिषेक, रवि, सुधान, शिल्पी, राजकुमार, आप सभी को और बाकी सभी बच्चों को जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूं, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था तराइन का दूसरा युद्ध और थोड़ी सी जानकारी मैंने मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बारे में आपको दी थी। और मैंने ये भी बताया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को मार दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार किया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी की अधीनता को पृथ्वीराज चौहान जी ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। और साथ साथ मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान जी के एक दरबारी कवि और एक मित्र भी थे प्यारे बच्चे, जिनका नाम था चंद्रबरदाई और उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हर्षित कह रहे हैं मुझे लगा आज भी आपकी क्लास नहीं होगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि सैटरडे मेरी क्लास शेड्यूल थी और आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाई, और उसका कारण था अचानक से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। मैं आपको बता दूं तो परसों मतलब सैटरडे को मैंने एक ही क्लास ली थी, और वो उसका कारण था कि जब मैंने एक क्लास ली उसमें ही मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं आगे की कोई क्लास नहीं ले पाई, है ना। और मैंने क्लास शेड्यूल भी कराई थी आपकी, लेकिन और मुझे मतलब ये समझ लीजिए आप काफ़ी देर तक हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हुई थी सिचुएशन, और इसीलिए मैं ग्रुप में भी मैसेज नहीं डाल पाई उस दिन कि आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो यही कारण था, मेरी तबीयत खराब थी और कोई कारण नहीं था। और बच्चे, क्लास शेड्यूल मैंने कराई थी, है ना, और अब मैं ठीक हूँ, है ना। तो इसी वजह से क्लास नहीं हुई थी। तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज मुझे आपको क्या बताना है? आज मुझे आगे आपको बताना है कि तराइन के दोनों युद्ध हम पढ़ चुके हैं, और अब हमें पढ़ना है एक युद्ध, चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद के साथ में हुआ है मोहम्मद गौरी का, जिसमें जयचंद की हार होगी और मोहम्मद गौरी की जीत होगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अगर और आपको सैटरडे वेट करना पड़ा उसके लिए दिल से रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं बेटा जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ कि, या कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है, मजबूरी वश ही क्लास कैंसिल करानी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे? मैम, आज हमें हेडिंग देनी है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और ये कब हुआ था? 1194 एडी, 1194 ईस्वी कह लीजिए या एडी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में कि ये युद्ध कहां पर हुआ था, तो क्योंकि ये युद्ध हुआ था इटावा में। इटावा कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, इटावा यूपी में, और प्यारे बच्चे यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो मैंने अभी आपको ओरल फॉर्म में भी बताया कि जो ये युद्ध हुआ था, एक तरफ था इसमें मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ कौन था बेटा जी? जयचंद। और जयचंद कौन थे? तो मैम पृथ्वीराज चौहान जी के मौसेरे भाई और पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेमिका, जिनका नाम था संयोगिता, उनके पिताजी थे। और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये गहड़वाल वंश के, हम कह सकते हैं कन्नौज का शासक था। कौन था ये? कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक। और इसका वंश कौन सा था? तो आप कहेंगे कि मैम गहड़वाल वंश से, गहड़वाल वंश, ये इसकी डायनेस्टी थी। और इसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की बेटा जी जीत हुई थी। ठीक है, जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की बच्चे यहां पर जीत हुई थी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा जाता है चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, किसकी जीत किसकी हार यहां पर हुई थी। ठीक है बेटा,
आगे चलिए और आगे हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौरी का अंतिम अभियान। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके तरफ था? तो मोहम्मद गौरी ने जो अंतिम अभियान किया था बेटा, वो किया था खोखरों के विरुद्ध। किसके अगेंस्ट था मैम? खोखरों के विरुद्ध था, खोखरों के विरुद्ध। इसने जो अंतिम अभियान या आपका लास्ट कैंपेन किया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और कहां पर हुई थी इसकी मृत्यु मैम? दमियक सिंध में। दमियक नामक स्थान पड़ता है सिंध में, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। तो खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु दमियक सिंध में हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बेटा कि जो मोहम्मद गौरी है इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आकृति वाले सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये एक मुस्लिम था और आपकी देवी लक्ष्मी कौन मानी जाती हैं? हिंदुओं की देवी मानी जाती हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि इसने कौन से देवी के सिक्के चलाए थे? तो देवी लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के इसने चलाए थे, उनकी आकृति वाले सिक्के इसने चलाए थे। मनीष कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा गौरी को। नहीं बेटा, पृथ्वीराज चौहान जी तो हार गए थे ना तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में भाई इसके होते थे कुछ गुलाम। उन गुलामों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अपने जो इसके गुलाम थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अपने गुलामों को अपने बेटों की तरह मानता था। ये कहता था कि जो गुलाम है ना, ये जो गुलाम है, ये गुलाम जो हैं, ये मेरे केवल गुलाम नहीं है या मेरे नौकर नहीं है, ये मेरे दास नहीं है, ये तो मेरे बेटे हैं। ये कौन है? ये मेरे बेटे हैं। और इसने क्या किया कि जिस तरीके से बेटों को संपत्ति बांटी जाती है, इसके गुलामों में संपत्ति बटी थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पे इसकी डेथ होगी तो हमें क्या जानना है? तो अब हमें जानना है मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम, इनके बारे में कहा जाता है इसका कोई बेटा नहीं था, कि गुलामों को ही बेटा मानता था। पहला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पहले नाम लिख लीजिए, फिर किसको क्या मिला ये भी मैं लिखवा दूंगी। नेक्स्ट, यल्दौज। यल्दौज। एक था कुबाचा, एक था कुबाचा और एक था बख्तियार खिलजी। ये चार गुलाम थे। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया कि भाई तुम्हारे हिस्से में जो क्षेत्र आया है वो एक तो है अजमेर और दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ये सोच रहा था कि भाई ये जो बाकी के लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, तो ये बाकी के लोग मेरे खिलाफ जा सकते हैं। तो ऐबक बड़ा चालाक व्यक्ति था। तो ऐबक ने सबसे पहले क्या कहा? ऐबक ने कहा कि ध्यान से सुनो, ऐबक ने कहा कि भैया
जो यल्दौज हैं, अगर हम यल्दौज की बात करते हैं तो यल्दौज को यहाँ पे जो जगह मिली हुई थी वो क्या मिली हुई थी, तो जो गजनी का क्षेत्र हुआ करता था उसे जीता था किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो गजनी का क्षेत्र इसके पास था। अब ऐबक ने सोचा कि भाई ये मेरा दुश्मन बने, इससे पहले मैं इससे रिश्तेदारी जोड़ लेता हूं। तो इसने क्या कर लिया, इसने यल्दौज की बेटी से शादी और इसे क्या बना लिया, ये बन गया ऐबक का ससुर। तो यल्दौज को इसने क्या बना लिया, ससुर बना लिया, यानी यल्दौज की बेटी से शादी कर ली किसने, ऐबक ने। अब यल्दौज से इसकी दुश्मनी खत्म। अब सोचने लगा कुबाचा के बारे में कि कुबाचा को क्या करें। मैम कुबाचा को कौन सा क्षेत्र मिला था, बेटा इसे मिला था सिंध का क्षेत्र, सिंध मिला। तो इसने सोचा कि भाई इससे भी रिश्तेदारी जोड़ लेता हूं। तो कुबाचा को इसने क्या बना लिया, इसने अपना जीजा बना लिया। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दी और कहा कि भैया तुम मेरे जीजा हो आज से, इससे भी दुश्मनी खत्म। अब बचा बख्तियार खिलजी। अब इसकी देखो ऐबक की किस्मत, किसना साथ दिया इसका, जो दो दुश्मन बन सकते थे उसको तो रिश्तेदार बना लिया इसने। अब बचा बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी मर गया। अगर बख्तियार खिलजी जिंदा होता तो वो ऐबक का सबसे बड़ा दुश्मन होता, ऐसा कहा जाता है। तो अब यहां पे जो बख्तियार खिलजी है बेटा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी है जिसने क्या कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। क्यों किया मैम, ऐसा क्या था कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में एक किताब थी जिसमें इसकी बीमारी का इलाज था। तो इसके जो इलाज करने वाले जो मतलब वैद्य थे, उन्होंने क्या किया कि इसको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने किताबों पर उस दवाई को लगा दिया। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किताब पलटते हैं फिर यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, फिर पलटते हैं फिर लगाते हैं, तो वो दवाई इसके अंदर जाती रही और ये ठीक हो गया। और जिसने इसे ठीक किया उससे इसने पूछा कि भाई तुमने कैसे ठीक किया, कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बीमारी का समाधान जो है नालंदा विश्वविद्यालय में था। तो ये कहने लगा अरे ऐसे कैसे हो गया, ये तो इस्लाम धर्म में होना चाहिए था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में कैसे पहुंच गया। तो ये इतना सनकी था, सोचो कि इस जिस जगह से इसका इलाज हुआ ये ठीक हो गया, ऐसे खुश होना चाहिए था। तो इसने कहा तुरंत जला दो पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को। तो पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जलाकर नष्ट करवा दिया, कि इसलिए कि भाई वहां पे जो ज्ञान इस्लाम में नहीं है वो कहीं नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यक्ति था ये बख्तियार खिलजी। तो इसने क्या किया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को इसीलिए जलवा दिया था, केवल इसीलिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बाकी तो फिर बख्तियार खिलजी मर ही गया, तो ऐबक का कोई दुश्मन बचा ही नहीं। अब ऐबक ने सबसे वही कर ली, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो है सबसे पैचअप कर लिया, किसी को जीजा बना लिया, किसी को ससुर बना लिया। बख्तियार खिलजी मर गया तो दुश्मन खत्म। अब ऐबक प्यारे बच्चे एक साम्राज्य स्थापित करेगा भारत में, जिसे आप दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हो, है ना। अब यहां तक आपने ये चीजें समझी तो आपको पता है कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज मैम हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये आपकी कब से कब तक रहेगी, तो 1206 से और 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहेगी। 1206 से 1526 तक, ये आपको ध्यान रखना है, पूरा दिल्ली सल्तनत का काल है। और इस दिल्ली सल्तनत में बेटा जी 5 वंश होंगे, 5 वंश, 5 डायनेस्टी जो इस पर शासन करेंगी। और आपको मैं बता दूं, आपकी खुद की भी ट्रिक हो सकती है, जीके तुम भी सीख लो, ठीक है। जिसमें सबसे पहला होगा गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी, 1206 से 1290। दूसरा रहेगा खिलजी वंश, जिसे आप कहेंगे 1290 से 1320 तक। फिर रहेगा बेटा जी तुगलक वंश, 1320 से 1414 एडी।
फिर रहेगा सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। और फिर बेटा जी एक लास्ट वंश रहेगा इस दिल्ली सल्तनत का, लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526। और 1526 में होगा लोदी वंश का अंत, और इसका अंत करेगा बाबर और बनाएगा मुगल वंश। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनका जो मैंने ये लिखे हैं वंश, इनका शासनकाल कितने वर्षों का रहा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, है ना। और अगर हम बात करें तो आपका सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा, ये पूछा जाता है। देखो, गुलाम वंश ने शासन किया 84 ईयर्स, 84 वर्ष गुलाम वंश। खिलजी वंश का सबसे छोटा शासनकाल रहा 30 ईयर्स। लिखना, सबसे छोटा शासनकाल, सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा है मैम, खिलजी वंश का, सबसे छोटा। क्लियर है। आगे देखिए, अगर मैं बात करती हूं तुगलक वंश, सबसे लंबा शासनकाल 94 ईयर्स, सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तुगलक डायनेस्टी। फिर आता है सैयद वंश 37 ईयर्स, और आपका फिर लोदी वंश 75 ईयर्स। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ना है मैम, गुलाम वंश, जिसे स्थापित करने का श्रेय जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। आगे आगे आ जाइए भैया, इतना एग्रेसिव मत होइए। एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा हुआ मैं नहीं था उस समय, नहीं तो मैं बख्तियार खिलजी को अपने हाथों से मार देता, है ना पंडित जी। हाँ, ऐबक गौरी का भी दामाद था, लेकिन आपने जो कहा यल्दौज की बेटी से शादी की, तो बेटा ये कई कई शादियां करते थे, एक शादी से इनका गुजारा नहीं होता था। लिखिएगा, पहला हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, देखो इसे कई नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश। और जब इल्तुतमिश आएगा तो इसे कहा जाएगा इलवरी वंश। जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है तो इसे कुतुबी वंश, और इसी को कहा जाता है दास वंश, इसी को कहा जाता है ममलूक वंश, इसी को कहा जाता है आपका बलवनी वंश, जब यहां बलवन शासन करेगा। तो ये सब एक ही वंश के नाम हैं, इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कोई अलग अलग तो नहीं है, नहीं, यही सारे वंश एक ही वंश हैं। ममलूक वंश, बलवनी वंश, इलवरी वंश, कुतुबी वंश, गुलाम वंश, दास वंश, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। ममलूक वंश, शासनकाल 1206 से 1290। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, कोई भी नाम आ जाए। संस्थापक, फाउंडर कौन था मैम, तो अभी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया, क्योंकि ये गौरी का गुलाम था। इसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से और 1210 तक। इसने कहा कि मैं तो गौरी का गुलाम हूं, मैं तो गौरी के वो काम कर रहा हूं जो गौरी नहीं कर पाया, मैं तो सेवा कर रहा हूं। ठीक है मैम, एसएससी का मामलूक बहुत फेमस क्वेश्चन है जी अब्दुल। तो इसका शासनकाल 1206 से 1210 है। और ये गुलाम वंश में अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें कहा जाता है कि 11 शासक हुए। कितने शासक हुए गुलाम वंश में मैम, 11 शासक हुए, 11 रूलर्स। फिर हम बात करेंगे राजधानी। ऐबक ने 2 राजधानी बनाई थी, एक थी इसकी प्रमुख राजधानी और एक थी इसकी सैन्य राजधानी। आप पहले इतना लिखिए और फटाफट मुझे बताइए।
तुम लोगों के अंदर बड़ी खुजली है ना। जब एंशियंट चल रही थी तो मिडाइवल कब शुरू होगा, मिडाइवल चल रही है तो मॉडर्न कब शुरू होगा, फिर मॉडर्न शुरू हो जाएगी तो खत्म कब होगा। सब काम होगा, लेकिन पेशेंस के साथ, पेशेंस खोकर नहीं। जो चल रहा होता है उसको नहीं पढ़ना है, जो नहीं चल रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, हो गया, लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं कि ऐबक की राजधानी, कैपिटल। तो देखो, इसकी एक तो थी मुख्य राजधानी यानी मेन कैपिटल, और एक थी इसकी सैन्य राजधानी यानी कि मिलिट्री कैपिटल। तो मुख्य राजधानी इसने बनाई थी लाहौर, मतलब इसने सेंटर दिल्ली को नहीं बनाया, ठीक है। इसने सैन्य राजधानी क्या बनाई थी, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कहां पर पड़ता है, दिल्ली में। तो इसका सेंटर कहां पर है, लाहौर में। सेंटर बनाएगा दिल्ली को इल्तुतमिश, इसीलिए उसे कहेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। यह आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पे कहेंगे कि मैम राजधानी जो है, एक थी इसकी मुख्य राजधानी और एक थी इसकी सैन्य राजधानी, यानी इसने जो सेंटर बनाया था वो किसको बनाया था तो मैम इसने सेंटर बनाया था सॉरी, लाहौर को, दिल्ली को सेंटर नहीं बनाया। आगे देखिए क्या लिखना है, आगे लिखना है कि ऐबक कौन था। तो आप लिखेंगे ऐबक गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम और दामाद था, गुलाम और दामाद था। यानी मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी भी इससे की थी, ठीक है। यलदौज की बेटी से भी इसने शादी की थी, क्योंकि ये बहुत सारी शादियां कर सकते थे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ध्यान से, ऐबक को मोहम्मद गौरी ने, ऐबक को मोहम्मद गौरी ने दो उपाधियां दी थी, दो उपाधियां दी। और वो दो उपाधियां कौन कौन सी थी, एक लिखिएगा मलिक, और एक उपाधि थी सिपह सलार, सिपह सलार। ये दो टाइटल्स किसको मिले थे, तो मैम मोहम्मद गौरी ने दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। आगे देखिए, लिखिएगा शुरुआत में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर का पद दिया, अमीर ए आखूर, आखूर का पद दिया। अब मैम ये क्या होता है, अमीर ए आखूर किसको बोलते हैं, तो बेटा जी अमीर ए आखूर का मतलब होता है घोड़े अस्तबल का प्रमुख, घोड़े अस्तबल का प्रमुख। घोड़ा अस्तबल मेरा प्यारे बच्चे उसे बोलते हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में घोड़े रहते हैं, और उन घोड़ों को ट्रेनिंग देनी होती है, उन घोड़ों का ध्यान रखना होता है, उन घोड़ों को युद्ध में किस तरीके से यहां पे ट्रेंड करना है, ये सारी चीजें किसकी होती हैं, घोड़े अस्तबल के प्रमुख की। यानी जहां पर बहुत बड़ी संख्या में घोड़े रहते हैं उसे कहते हैं घोड़ों का अस्तबल, और वहां पे एक हेड होता है, एक प्रमुख होता है, जो उन घोड़ों के खाने पीने से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का ध्यान रखता है। और आपको ध्यान रखना है बच्चे कि स्टार्टिंग में मोहम्मद गौरी ने इसे घोड़े अस्तबल का प्रमुख बनाया, धीरे धीरे ऐबक ने मोहम्मद गौरी का विश्वास जीत लिया। सोचो, मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी तक इससे कर दी थी, ठीक है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई कि घोड़े अस्तबल का प्रमुख कौन होता है? अगर आ गई हो तो थम्स अप करें, अगर आ गई हो तो प्यारे बच्चे थम्स अप करें, ठीक है। आगे लिखिएगा, जो ऐबक था, ऐबक को
पील बख्श, अभी बताऊंगी क्यों कहते थे, पहले लिखिएगा ऐबक को पील बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड, हातिम द्वितीय कह लीजिए या सेकंड कह लीजिए, और कुरान खां। ठीक है, और क्या कहते थे, कुरान खां। थैंक यू बच्चों फॉर रिस्पॉन्स। कुरान खां ये सब कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि मैम देखो, पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला कहा जाता है कि इसने बड़ी संख्या में हाथियों का दान किया तो लोगों ने इसे बोल दिया पील बख्श। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, इसने लाखों की जो है लाखों का दान किया लोगों को, इसलिए इसे कह दिया लाख बख्श। और प्यारे बच्चे, हातिम सेकंड एक शासक हुआ करता था और उसका कंपैरिजन इससे किया जाता है कि जिस तरीके से हातिम सेकंड उदार था उसी तरीके से ऐबक भी उदार था, तो इसे कहते हैं हातिम सेकंड की तरह था ये। और कुरान खां इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था। कहा जाता है इसे पूरी कुरान याद थी और काफी सुरीले शब्दों में कुरान को गाता था। कुरान क्या है, तो इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि महाभारत, रामायण और गीता का स्थान है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान का स्थान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे, अब यहां से आगे चलते हैं और आगे की तरफ मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि जो ऐबक है, ऐबक ध्यान से सुनना, ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया, मतलब ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। अब मैम ये खुतबा क्या होता है, और ना ही खुतबा का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, और ना ही खुतबा पढ़वाया। इसने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करवाई कि भैया लोगों को गाओ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ना ही अपने नाम का कोई सिक्का चलवाया। और बेटा जी, ऐबक ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा, खुद को कभी सुल्तान भी नहीं कहा, सुल्तान नहीं कहा। इसने हमेशा खुद को गौरी का गुलाम कहा, गौरी का सेवक कहा, और अपने नाम का ना कोई सिक्का चलवाया, ना ही अपनी प्रशंसा इसने करवाई। जैसे आज के समय सरकार कुछ भी करती है, अरे मोदी सरकार ने ये किया है, मोदी सरकार ने वो किया है, मोदी सरकार ने, कैसे पता चलता है, क्योंकि सरकार अपना गुणगान करवाती है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने कहा मैं तो सिर्फ गौरी का गुलाम हूं, उसके कामों को आगे बढ़ा रहा हूं। इसीलिए ना तो इसने कभी कोई सिक्का चलवाया, ना इसने कभी कोई प्रशंसा पत्र यानी कि खुतबा पढ़वाया, और ना ही इसने कभी खुद को सुल्तान कहा। ठीक है, इसने कभी ऐसा नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि ऐबक की मृत्यु, तो ये हुई थी बेटा जी 1210 में। ऐबक की मृत्यु तो ये हुई थी बेटा 1210 में। ठीक है, ध्यान से, कारण चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई। मैम चौगान क्या होता है? अरे भैया मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। भाई तुम लोग कहां से कहां ले जाते हो, एक एग्जाम्पल दिया है।
कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं समझाने के लिए। भाई कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई विरोध है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत प्यार है, ठीक है? ये पॉलिटिक्स मत किया करो क्लास में बैठ के, पढ़ लो शांति से। तो ये अब चौगान क्या होता है? चौगान इट्स लाइक अ पोलो। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के हाथ में एक स्टिक होती है, वो घोड़े पर होता है, और उस स्टिक से उसे घोड़े को दड़ाते हुए बॉल को होल में डालना होता है, मतलब एक होल बना हुआ होता है उसमें। तो ये वहां पे गिरा उसको खेलते समय, और आपको ध्यान रखना है कि गिरने के कारण इसकी डेथ हो गई। और आपको मैं बता दूं कि ऐबक का फिर क्या बना? मकबरा। मकबरा मतलब टॉम्ब। मकबरा क्या होता था कि जहां पर व्यक्ति दफनाया जाता था उसके चारों तरफ क्या किया जाता था? उसके चारों तरफ जो है एक सुंदर इमारत बना दी जाती थी, तो उसे कहते थे मकबरा। तो इसका जो मकबरा है वो लाहौर में है। कहां पर है? लाहौर में। और इसके मकबरे का जो निर्माण करवाया है, मकबरे का निर्माण वो कराया था बेटा जी इसके दामाद इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जबरदस्ती पॉलिटिक्स करनी है। अब आगे सुनिए। ऐबक के गुरु, इनका नाम क्या था? तो ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बख्तियार काकी हैं बेटा, बख्तियार काकी के गुरु का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये कौन है बेटा जी? भारत में सूफीवाद के जनक। भारत में सूफीवाद के जनक। भारत में सूफीवाद के जनक। सूफीवाद क्या था मैम? तो बेटा एक ऐसी विचारधारा जो सिया और सुन्नी, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो एक खाई थी उसको पाटने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक विचारधारा आई थी, सूफीवाद। और उसको भारत में लाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की प्यारे बच्चे, ये आपको मैं बता दूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे। तो देखो मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए, ठीक है, भारत आए और अजमेर में जाकर बस गए। और अजमेर में जाकर बस गए। जाकर बस गए मतलब अजमेर में इन्होंने रहना शुरू किया। और प्यारे बच्चे, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनकी दरगाह वो भी अजमेर में है, जिसे कहते हैं अजमेर शरीफ। और यहां पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह है। तो सूफीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो यहां पर सिया सुन्नी और हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो खाई थी उसको पाटने के लिए यहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में शुरू की थी। तो ये इनके गुरु। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, ऐबक जो है, ऐबक की जब हम बात करते हैं तो ऐबक के निर्माण कार्य, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो अब अगली स्लाइड पर हम एक हेडिंग देंगे, ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक के निर्माण कार्य, इसने क्या क्या बनवाया था ऐबक ने? तो देखो, सबसे पहले हम ऐबक के निर्माण कार्य में लिखेंगे कि ऐबक ने बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल
इस्लाम मस्जिद, और ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, नॉर्थ इंडिया की, और ये बनी थी दिल्ली में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई थी। फिर एक बनवाया था इसने 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, बच्चे सोचते हैं कोई झोपड़ा है, लेकिन बेटा जी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है, लेकिन ये भी एक मस्जिद है। ठीक है, ये भी एक मस्जिद, और ये कहां पर है? अजमेर, अजमेर में। अब इसके बारे में सुनो बेटा, जिस जगह पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, ये जो मस्जिद है 2.5 दिन की, ये इस जगह पर पहले इस जगह पर संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, और ऐबक ने इस विद्यालय को तुड़वाकर यहां पर बनवाई थी ये मस्जिद। इसे तुड़वाया, और 2.5 दिन का इसे क्यों कहते हैं? इसे 2.5 दिन का झोपड़ा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम इसका निर्माण 2.5 दिन में पूरा किया गया था। ऐबक ने कह दिया था उन मजदूरों से कि तुम्हें खाने पीने के लिए तभी मिलेगा जब तुम इसको पूरा कर दोगे। तो कहा जाता है 2.5 दिन तक मजदूरों को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। और यहां पहले एक संस्कृत विद्यालय था, उसको इसने तोड़वाया, और उसके बाद फिर इसने यहां पर मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे, उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट, इसी ने क्या किया था? कुतुब मीनार। अब इसके बारे में सुनो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू, क्वेश्चन आता है निर्माण कार्य शुरू किसने किया था? तो आप कहेंगे ऐबक ने। ऐबक ने, इसने क्या बनवाई थी? 1 मंजिल, और इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका निर्माण कार्य पूरा किसने किया? पूरा किया था बेटा जी इल्तुतमिश ने। इसने क्या किया? इसने बनवाई मैम 2री, 3री और 4थी मंजिल। फिर आता है इसको रिनोवेट किसने किया? रिनोवेट यानी कि मरम्मत किसने करवाई इसकी? क्या हो गया था जो मरम्मत करानी पड़ी? तो देखो लिखना, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों, इसके समय ऐसा क्या हो गया कुतुब मीनार को कि इसे रिनोवेट कराना पड़ा? तो मैं आपको बताती हूं क्या हो गया था। इसके समय बिजली गिरने से 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी इसने मरम्मत करवाई, और 5वीं मंजिल बनवाई, और 5वीं मंजिल बनवाई। और 5वीं मंजिल बनवाई। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में इसकी हाइट लिखना, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर, और इसे बेटा जी 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। और ये कहां पर है? तो भैया दिल्ली में है। कहां पर? ये दिल्ली। लिख लीजिए फटाफट।
और ऐबक के बारे में लास्ट लाइन में लिखवाने जा रही हूं। लास्ट लाइन आपको लिखनी है। ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। मेहराब कला का जनक। अब ये क्या होता है मैम? गुंबद कला, डोम आर्ट, ये कैसे पहचानेंगे क्या गुंबद कला होता है और क्या मेहराब कला होता है? तो एक को कहते हैं डोम आर्ट और एक को कहते हैं आर्क आर्ट। ठीक है, गुंबद को कहते हैं डोम आर्ट और मेहराब को कहते हैं आर्क आर्ट। मैं लिख देती हूं इंग्लिश में, डोम आर्ट और आर्क आर्ट। देखो अब मैं इनकी पिक्चर बना के दिखाती हूं। अगर कोई भी ऐसे बना हुआ है, कुछ भी ऐसे इस शेप में, तो इसको कहते हैं गुंबद कला। ठीक है, और कोई भी बिल्डिंग अगर ऐसे बनी है, ऐसे इस शेप में, तो इसको कहते हैं मेहराब कला। और इसका जनक कौन था? तो आप कहेंगे मैम ऐबक। इसका जनक कौन था? ऐबक। कृष्णा जी, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, बेटा अभी तो बताया। हो गया? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बताओ। क्लास में पढ़ाई पे फोकस किया करो, पढ़ाई पे। ठीक है, इसके बाद में शासक आया था आराम शाह। आराम शाह कहा जाता है इसका शासनकाल 1210 से 1210, लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम 1210 से 1211। 1210 से 1210 क्यों माना जाता है? क्योंकि केवल 8 माह का शासन था। केवल 8 माह का शासन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1210 से 1210 ही माना जाता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में 1210 से 1211 लिखा है, इसलिए दोनों लिख दिया। कौन था? तो मैम ये जो है ऐबक का बेटा था। ऐबक का बेटा। ठीक है, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने। लिखिएगा, इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश ने कर दी। तो अब अगला शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी ऐसे ही कि 1210 से 1236, और कुछ किताबें कहती हैं 1211 से 1236। मैं दोनों डेट इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आप यहां पर कमेंट ना करें। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आ गया। और जब ये आया, मैंने तो ये नहीं कहा ऐबक का बेटा नहीं था सुषमा, मैंने कहा गौरी का बेटा नहीं था। मैं कहती कुछ हूं, आप सुनते कुछ हैं। मैंने कहा मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था। इल्तुतमिश। इसे पहले तो बेटा लिखिएगा, कहा जाता है गुलाम का गुलाम। इसका क्या मतलब है मैम? अभी समझ में आएगा। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का गुलाम और दामाद। ये था ऐबक का गुलाम और दामाद। अब देखो इसे गुलाम का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। ऐबक खुद गुलाम था और ये गुलाम का भी गुलाम था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऐबक है, ऐबक का गुलाम ये था और ऐबक खुद किसका गुलाम था? गौरी का। इसीलिए इल्तुतमिश को कहते हैं गुलाम का गुलाम।
ठीक है, और ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ ये ऐबक का दामाद भी था, इल्तुतमिश। आगे देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में, नेक्स्ट पढ़िएगा। उपाधि, इसे एक टाइटल मिला हुआ था बेटा जी, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा राजधानी। अब ये इसकी राजधानी बनाएगा दिल्ली, मुख्य राजधानी क्या थी इसकी, दिल्ली। इसने सेंटर किसको बना दिया, दिल्ली को, इसीलिए लिखना, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको, इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने सेंटर किसको बना दिया, मैम इसको सेंटर बना दिया था प्यारे बच्चे, आप जो है कहेंगे दिल्ली को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बच्चा कह रहा है गौरी की शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी तो फिर ऐबक दामाद कैसे बन गया, शादी तो हुई थी, है ना, तभी तो ऐबक दामाद बना था। शादी नहीं होती तो बेटी कहां से आती, और बेटी नहीं होती तो शादी नहीं होती। आरती कह रही है इल्तुतमिश ने क्यों मारा था रामशाह को, भैया उसे राजा बनना था, उसे शासक बनना था, सारी जो मारपीट थी वो किसके लिए थी, गद्दी के लिए। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश, इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, एक तो इसने क्या चलाई थी, ध्यान से सुनो, इक्ता प्रणाली चलाई, इक्ता प्रणाली चलाई। अब मैम ये क्या होता था, इसे कहते इक्ता सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, इल्तुतमिश कह रहा था कि भाई मैं शासक हूं, हाँ, तो मेरे पास सेना भी है और मुझे सेना को सैलरी भी देनी है। तो इसने कहा कि मैं सैलरी तो दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि जो मैं सैलरी दूंगा उसके लिए मैं एक जमीन का टुकड़ा दूंगा, जमीन का टुकड़ा किसको दूंगा, अपने सैनिक को, और इसी जमीन के टुकड़े को कहते हैं इक्ता, और इसका जो हेड होगा जमीन का उसको कहेंगे इक्तदार। उसने कहा कि मैं अपने सैनिकों को सैलरी कैश में नहीं दूंगा, नकद में नहीं दूंगा, बल्कि मैं एक जमीन का टुकड़ा दूंगा, उस जमीन के टुकड़े से जो इनकम होगी उसी से उसका वेतन निकलेगा, उसी से उसको सैलरी मिलेगी। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इक्ता प्रणाली का मतलब है कि सैलरी कैश में ना देकर जमीन के टुकड़े के रूप में सैनिकों को वेतन देना। ठीक है, इक्ता प्रणाली चलाई। उसके अलावा इसने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया, तुर्क ए चहलगानी का गठन, जिसे आप कहते हैं 40 सरदारों का समूह। अब यहां पे सरदार आप सिख लोगों को मत समझना, सरदार मतलब हेड, सिख वाले सरदार नहीं है ये। 40 लोगों का इसने एक ऐसा संगठन बनाया जो काफी शक्तिशाली था। इसके समय से इसने कहा कि भाई मैं 40 लोगों का ग्रुप बना रहा हूं, और ये जो 40 लोग थे इनका इल्तुतमिश के शासन प्रशासन में काफी रोल था। और इल्तुतमिश ने ये क्यों बनाया था, ताकि उसकी स्थिति मजबूत रहे, क्योंकि ये सारे के सारे 40 के 40 लोग काफी मजबूत थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इक्ता सिस्टम किसने चलाया, तुर्के चहलगानी किसने बनाया, तुर्के चहलगानी का विनाश किसने कर दिया, इसको खत्म कर देगा आके बलबन, और इक्ता प्रणाली को खत्म करेगा अलाउद्दीन खिलजी। वो कहेगा मैं नहीं दूंगा जमीन का टुकड़ा, मैं तो सैलरी कैश में दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलअत का मतलब क्या होता है? वैधानिक स्वीकृति, लीगल अप्रूवल। वैधानिक स्वीकृति को कहते हैं खिलअत। ठीक है, 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान। खिलअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान, पहला सुल्तान था। मतलब ये एक ऐसा आपका दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ जिसने सुल्तान कहा खुद को, और उसके लिए इसने क्या लिया? लीगल अप्रूवल। और किससे लिया था बेटा जी? मैम बगदाद के खलीफा से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासक है किसने आपका लिया था यहां पर जो है सुल्तान का वैधानिक अप्रूवल? तो इल्तुतमिश ने लिया था, इल्तुतमिश ने लिया था। ठीक है, और प्यारे बच्चे अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि यल्दौस कौन था? बताओ जल्दी। तराइन का तीसरा युद्ध, (1215 से 1216 AD। तराइन का तीसरा युद्ध। मुझे बताइए यल्दौस कौन था? मुझे बताइए यल्दौस कौन था? ठीक है, ये आपका जो युद्ध हुआ, लास्ट लिख रही हूं, उसके बाद आगे कल कराऊंगी। मैम एक तरफ था इसमें यल्दौस और दूसरी तरफ था इसमें इल्तुतमिश, और इसमें क्या हुआ था? इल्तुतमिश की जीत और यल्दौस की हार हुई थी। गौरी का गुलाम और ऐबक का ससुर था। अब देखो, जब तक ऐबक का ससुर था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐबक तो निकल लिए, ऐबक की तो मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश जो है उसका ऐबक से जो है रिलेशन है, लेकिन यल्दौस से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो यल्दौस कब तक शांत था? जब तक ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन अब तो इल्तुतमिश बन गया। तो यल्दौस ने कहा भैया तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और यल्दौस कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। कहा जाता है यल्दौस ने कई बार इल्तुतमिश पर अटैक किए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने शांति से, क्योंकि इल्तुतमिश जानता था कमजोर व्यक्ति नहीं है, शांति से इसकी रणनीति को समझा, इसको समझा, और फिर तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौस को हरा दिया और इल्तुतमिश जीत गया। यानी हम इल्तुतमिश से यहां पर ये सीख सकते हैं कि अगर हम पेशेंस रखें, अगर हम तसल्ली रखें, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। हम हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम आज पढ़ रहे हैं और तुरंत हमें जो है सब याद होके और हमारा परसों सिलेक्शन भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता बेटा। सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई साम्राज्य जब एक दिन में स्थापित नहीं हो सकता तो नौकरी भी एक दिन में नहीं मिलती है। तो इनके कैरेक्टर्स से सीखो, इनके जो व्यक्तित्व हैं उनसे सीखने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और आपको मैंने कई बार बोला है कि पेड़ भी फल देने में समय लगाता है, राजा भी साम्राज्य बनाने में समय लगता होगा, कितनी बार हारते होंगे, कितनी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता होगा, तब जाकर एक साम्राज्य बनता होगा। तो क्या रखना है हमें? पेशेंस, और उसके साथ पढ़ना है। लेकिन नहीं, हमें तो कमेंट करना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।